काम खुद ना करके दूसरों से करवाने के लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर है? इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा सारे लोग, ठीक है भाई, फोकस कीजिएगा। जब कंडीशन कुछ ऐसा हो, कंडीशन 1 में क्या हो वो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। करवाने वाला व्यक्ति, मैंने कहा करवाने वाला प्रेजेंट होगा, करवाने वाला क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है भाई साहब। और जहां तक बात करें करने वाले की, काम को करने वाला एब्सेंट होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? जब किसी काम को करवाने वाला व्यक्ति है लेकिन करने वाला व्यक्ति नहीं है, वैसे कंडीशन में क्या होगा? जबकि ये बातें मैंने आपको एक्टिव पैसिव में भी शायद बताई होंगी, ठीक है भाई साहब। ऐसे कंडीशन में ये जो सेंटेंस होता है बेसिकली एक्टिव वॉइस में होता है। आप पूछोगे सर कैसे आपने कहा कि एक्टिव वॉइस में होता है? तो भाई जब किसी सेंटेंस में करवाने वाला व्यक्ति है, करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो किस तरीके से एक्टिव वॉइस होगा उसे हम समझते हैं। सब लोग यहां ध्यान से देखिएगा, मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूं, फोकस करने की कोशिश कीजिएगा सारे लोग। धीरे धीरे ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट का यूज करते हैं हम या फिर हैव का यूज करते हैं, ठीक है भाई साहब। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की और वर्ब के पार्टिसिपल फॉर्म की। वर्ब के कौन से फॉर्म की? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की हमें जरूरत पड़ती है। अब जब ये स्ट्रक्चर होता है तो किस तरीके से काम करेगा इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई साहब। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ। She gets a letter written। क्या लिखा गया? She gets a letter written। उसने पत्र लिखवाया। ये काम करवाने वाला कौन है? तो she है। काम को करवाने वाला कौन है भाई साहब? सी है, यानी कि ये सब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट कौन है? पत्र, जो जिस चीज को करवाया गया। तो सी गेट्स अ लेटर रिटन, तो मैंने सी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या यूज किया? गेट्स का यूज किया प्रेजेंट में। अगर मैंने कहा वह पत्र लिखवाती है तो सी गेट्स अ लेटर रिटन, उसने पत्र लिखवाया तो क्या लिखोगे? यहां पे पास्ट कर दो, सी गॉट अ लेटर रिटन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे गॉट कर दिया, ये गेट्स तुम्हें दिखा रहा है कि सर हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट की। ये गॉट किसकी बात कर रहा है? तो पास्ट की बात कर रहा है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। वह पत्र लिखवाएगी, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? तो वहां पे आपको लिखना होगा सी विल गेट अ लेटर रिटन। बस कुछ नहीं करना है आपको। जो यहां पे फाइनाइट वर्ब के रूप में गेट और हैव दिख रहा है, जो चेंज कर रहा है, उसी के टेंस को हम लोग चेंज करते जाएंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये खासा ख्याल रखना है कि जब ऐसा कंडीशन हो, जब ऐसा कंडीशन हो कि काम को करवाने वाला व्यक्ति है, काम को करवाने वाला व्यक्ति है लेकिन करने वाला व्यक्ति नहीं है। अब इसी के जगह पे इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिखेंगे, शी हैज अ लेटर रिटन, तो भी ये मीनिंग वही देगा, सी हैज अ लेटर रिटन। सी हैज अ लेटर रिटन, वह पत्र लिखवाती है। यानी कि सारे के सारे सेंटेंसेस अपने आप में क्या है? करेक्ट हैं। और ये गेट और हैव के साथ ऑब्जेक्ट, गेट और हैव के साथ ऑब्जेक्ट के साथ जब वर्ब 3 आएगा तो ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट काम करवाने वाला होगा, काम करने वाला व्यक्ति यहां पे, काम करने वाला पर्सन यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। यहां तक की बातों को जल्द, ठीक है भाई साहब। स्ट्रक्चर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें करने वाला भी मौजूद है, काम को करवाने वाला भी आपके सामने मौजूद है। दोनों है। जो काम को करता है वो भी मौजूद है, प्रेजेंट है। जो काम को करवा रहा है वो भी प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
आप पढ़ रहे हैं, यानी कि मैं जो काम करवा रहा हूं आप वो काम कर रहे हैं, दोनों एजेंट यहाँ पे, दोनों पर्सन जो है कि अवेलेबल हैं, ऐसे कंडीशन में स्ट्रक्चर कुछ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इस कंडीशन में एक बहुत प्यारा सा वर्ड आता है हमारे सामने, मेक। इसे समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई साहब कमाल का चीज है। मतलब मैं एकदम सच बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब कैसे कैसे पूछे जाते हैं उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। जब मेक की बात करते हैं तो दो तरीके से यूज होगा, एक तो यूज होगा एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में क्या ये सेंस लेके आएगा किस तरीके से काम करेगा, और एक हम इसे यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में किस तरीके से काम करेगा। हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया कि मेक जब एक्टिव वॉइस में होता है तो ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये बातें मैंने ऑलरेडी कर रखी है। इसी कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं, पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, 2+V1 का यूज करते हैं, ठीक है भाई साहब। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है, ऑलरेडी हम लोग इस चीज को जान रखे हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव आता है और कैसे पैसिव वॉइस में 2+V1 आता है। और कायदे से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हालांकि मैं बार बार ये कहता हूं कि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कहना कोई मतलब कि एक तरीके से गलत होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट्स उतने ही मार्क्स कैरी करेंगे आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो। ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उनमें से हाई फ्रीक्वेंसी का ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे ध्यान देने की कोशिश करना। सी मैक्स मी राइट अ लेटर, ठीक है भाई साहब। इसी सेंटेंस को जरा पहले ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा शी मेक्स मी राइट अ लेटर, आपको यह समझ में आ गया कि सर एक बात यहां पे थोड़ा सा तो गौर करने की थी कि जैसे ही आपने इस मेक को मेक्स बनाया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, और उसके बाद फिर से एक चीज समझ में आ गई कि सर हमने यहां पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया, और जैसे ही बेयर इन्फिनेटिव सी मेक्स मी राइट अ लेटर, वह मुझसे पत्र लिखवाती है, वह मुझे क्या करती है, मुझसे पत्र लिखवाती है। तो बात तो समझ में आ गया कि सर यहाँ पे कायदे से वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, और फर्स्ट फॉर्म यूज करने के अकॉर्डिंग ही हमें ये समझ में आ गया कि सर ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है भाई। लेकिन अगर इसे मुझे पैसिव बनाना है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, हम उस पर फोकस करते हैं। चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है, सी मैक्स मी, यही तो पार्ट आपका मेन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो मेन पार्ट दिख रहा है, बाकी तो ये इन्फिनेटिव है, ये तो आप जानते हैं वर्ब बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है, मेन वर्ब यहां है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो मी है, यही ऑब्जेक्ट यहां पे सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, आई। अब प्रेजेंट टेंस है, यहां पे किस टेंस का यूज किया गया है, प्रेजेंट टेंस। तो यहां पे अगर मेड रहता तो हम किसका यूज करते हैं, वॉज मेड का यूज करते हैं। यहाँ पे मिक्स है तो हम क्या यूज करेंगे, इज मेड का यूज करेंगे, तो इज तो आएगा नहीं, एम है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आई एम मेड। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए, आई एम मेड हो तो गया। अब यहां पे एक बात बताओ, आई एम मेड टू राइट, आई एम मेड, उसके बाद 2+V1 टू राइट अ लेटर, और एजेंट कौन है, तो बाई हर। समझ में आ गया, यही जो शी था ये कहां चला गया हमारा, लास्ट में जाके। अब देखो ये सेंटेंस कैसा बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। इस सेंटेंस का मीनिंग था वह मुझसे पत्र लिखवाती है। अब यहां पे क्या है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा, मैं पत्र लिखता हूं, किसके द्वारा लिखा जाता है, उसके द्वारा। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसको मैंने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया, ठीक है भाई साहब। इसी कहानी में एक और स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आएगा, इसी कहानी में। अच्छा एक मैं देता हूं सेंटेंस, जरा सा उसका कन्वर्जन आप करके बताइए तो, जरा देखूं आप लोग भी कर पा रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा शेखर मेड मी
सिंग अ सॉन्ग। ये तो सही है स्ट्रक्चर पे। शेखर मेड मी सिंग अ सॉन्ग, इसका बनाएंगे जरा सा पैसिव वॉइस सारे लोग। बताना चाह रहा हूं, देखिए अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो यही सारा कंफ्यूजन होगा। मैं कह रहा हूं रिवीजन करना बहुत मस्ट है। सबसे पहले हमारा फोकस है शेखर मेड मी, इसे हमें पैसिव बनाना है, तो इसे तो आप बना देंगे, सब्जेक्ट तो आई हो जाएगा। दूसरा कोशिश यहां पे दिखना चाहिए था कि पास्ट टेंस का यूज है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो कन्वर्जन होता है किस में, आई वॉज मेड। ओके, अब आई वॉज मेड के बाद हम जान रहे कि इन्फिनेटिव चाहिए 2+V1, तो यहां पे क्या होगा, मेड टू सिंग का यूज करेंगे। कुछ लोग यहां पे संग का यूज कर दिए, भाई संग का यूज कैसे करेंगे? ठीक है राहुल, सही है, आई वॉज मेड लिखना है भाई, तो वॉज यहां तुम्हारा तो पैसिव बन चुका है। अब जब पैसिव में एक फाइनाइट वर्ब आ गया, तो फाइनाइट वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में हम तो इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, फुल इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। टू सिंग, उसके बाद कुछ नहीं लिखना है, अ सॉन्ग बाय, और शेखर है तो यहां पे शेखर का यूज कर देना। ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत भाई? चलो आते हैं इसी कहानी में, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रक्चर आपके सामने हम फिर से लेके आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो है गेट। ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा समझते हैं इस गेट के बारे में। जब हम इस गेट का यूज करके पॉजिटिव वर्ब की तरह इसका यूज करते हैं, तो फिर से यहां पे हमारे सामने दो कंडीशन आता है। एक आता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आता है पैसिव वॉइस। भाई साहब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस का मतलब है कि यहां पे कोई ना कोई डूअर होगा, यानी एक्टिव वॉइस के बाद यहां पे चर्चा की जाएगी किसी ना किसी डूअर की, जो काम करने वाला होगा। और काम करने वाला होगा भाई साहब, ये काम करने वाला डूअर होगा भाई साहब, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 2+V1 का यूज कर रहे हैं। ये देखिए कंडीशन कैसे चेंज हो रहा है। आप जरा देखने की कोशिश कीजिए कि सर यहां पे क्या लिख रहा है। जब गेट का यूज हमने किया एक्टिव वॉइस में और यहां पे डूअर है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, 2+V1 का। लेकिन पैसिव वॉइस जब आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस का मतलब होता है नॉन डूअर। एनडी का मतलब नॉन डूअर, जो काम नहीं करने वाला। ठीक है भाई साहब, अब जब काम नहीं करने वाला है, तो इसके बाद हम जो देखते हैं वो पार्टिसिपल फॉर्म देखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म देखते हैं, थर्ड फॉर्म देखते हैं। इसे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, अब ये कैसे काम करता है, इस स्ट्रक्चर को तो पहले माइंड में रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डबल स्टार कर दे रहा हूं। आप इतना ध्यान रखो कि गेट का यूज हम कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ब के रूप में, यानी कि यहां पे काम करवाने वाला भी और करने वाला दोनों अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कुछ लिखा, जरा ध्यान से देखना। ये सेंटेंस सही है या गलत है? अंजलि, ममता, अच्छा ममता ने तो क्लियर करा है, ठीक है। आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सर जैसे ही गेट का कोई भी फॉर्म आ सकता है, गेट का हम कोई भी फॉर्म यूज कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू नीड हम यूज कर रहे थे। यहां पे हमें पास्ट बनाना था, तो हमने सेकंड फॉर्म यूज किया। उसके बाद एक बात समझने की कोशिश कीजिए, वह मुझसे पत्र, उसने मुझसे पत्र लिखवाया। ठीक है भाई साहब, यहां पे मैं आपसे पूछता हूं कि डूअर कौन है, तो आप बोलेंगे सर ये जो मी दिख रहा है, यही मी हमारा यहां पे कैसा फंक्शन कर रहा है, डूअर की तरह। अब जब एक बात समझ में आ गया, एक बात समझ में आ गया कि गेट के बाद डूअर है, गेट के बाद डूअर है, तो हमें चाहिए एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में हम गेट के बाद यानी कि फाइनाइट वर्ब के बाद 2+V1 का यूज करते हैं। तो मामला आके फंस गया यहां पे कि सर यहां राइट का यूज करना सरासर गलत हो गया। तो भाई साहब इस राइट के जगह पे ही हमें जो यूज करना होगा वो क्या होगा, टू राइट का यूज करना होगा। अब जाके ये सेंटेंस सही होगा। और आप जानते हैं कि 2+V1 कब यूज करते हैं, जेरेंट कब यूज करते हैं, समझ में आ रही है मेरी बातें? तो सेंटेंस हो गया, ही गॉट मी टू राइट अ लेटर। अब देखिए जरा ध्यान से, ये तो माजरा आपको क्लियर हो गया।
इसी माजरा में अगर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि सर इसका अगर हमें पैसिव बनाना होगा, अगर इसका मुझे पैसिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, जरा बना के बताइए। देखो कितना कितना है दम। आ जाओ, आ जाइए अखाड़े में और देखते हैं कि कितना दम है भाई साहब, थोड़ा दम तो दिखा दो। एकदम जोश में रहना है, हर मैदान फतेह करना है। कहते हैं ना कि कर हर मैदान फतेह। आई गॉट रिटन अ लेटर बाय हिम। गड़बड़ हो गया, सारे गड़बड़ कर रहे हैं। जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से कि यहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहले एक बात समझो, ये डूअर है। डूअर से लेके इतना दूर का मैटर को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे डूअर है और इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये डूअर है तो ये लेटर क्या लिखा जाता है, सबसे पहला सवाल आता है। आपको ऑब्जेक्ट पहचानना होगा। आपको मैंने बताया गड़बड़ हो रहा है, सारे लोग गड़बड़ हैं, सारे लोग गड़बड़, सारे लोग गड़बड़। थोड़ा धीरे बाबूजी, धीरे चलना वरना संभलना, नहीं तो गिर जाओगे। गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सारे गड़बड़। एक प्रियांशु थोड़ा लग रहा है कि ठीक लिख रहा है, प्रियांशु का लगभग लग रहा है कुछ कुछ सही है। चलो आ जाओ। एक बात समझो कि सर जब डूअर ये है और लिखने का काम क्या हो रहा है, तो आप एक बात समझो कि सर ऑब्जेक्ट समझाना, ऑब्जेक्ट समझना है। ये अ लेटर तुम्हारा सही मामले में यहाँ पे जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। भाई साहब यहाँ पे ये मी तुम्हें भले ही दिख रहा है ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्शन तो कर रहा है मी। ही गॉट मी, एक्शन करने का काम कौन कर रहा है, ये डूअर है। पत्र तो मैं ही लिख रहा हूं, तो ये तुम्हारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो डूअर है। तो डूअर को कभी भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। डूअर को कभी भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वही सब, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा अ लेटर है। अब जब ऐसा समझ में आ गया तो पहले तो ये जो फॉर्मेट है इसको एज इट इज रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैंने लिखा ही गॉट, ये इस तरीके से लिख दिए। अब उसके बाद देखो क्या है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कौन था, द लेटर। अब जब एक बात समझ में आ गया ही गॉट द लेटर, अब मुझे इस राइट का, यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आपको हेल्पिंग देने की जरूरत भी नहीं है। इस राइट का पैसिव फॉर्म बनाना है, यानी कि थर्ड फॉर्म बनाना है। आप देखो मैंने क्या लिखा, नॉन डूअर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। नॉन डूअर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब ये जो द लेटर सर ने लिखा है, ये जो द लेटर लिखा है, ये डूअर है या नॉन डूअर। तो आपके मन में तुरंत जवाब आएगा कि सर ये तो अपने आप में एनडी है, नॉन डूअर है। और जैसे ही नॉन डूअर है तो एक बात समझ में आ गया कि इसके बाद जो भी चीजें आएंगी वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ही गॉट द लेटर। उसके बाद क्या लिखोगे, रिटन। ही गॉट द लेटर रिटन, उसके बाद लगाओ बाय। और तुम्हारा डूअर कौन था, मी, तो यहाँ पे ये एजेंट बन जाएगा, वो बन गया मी, बाय मी। अब समझ में आया, समझ में आया। एक क्वेश्चन बनाओगे, चलो एक क्वेश्चन बना लो। एक क्वेश्चन बनाइए। एक चीज समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। सब लोग यहां ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा ये वाला जो टर्म है ही गॉट वाला, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। इस टर्म को थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन अगर यहां पे होगा तो मैं उसे क्लियर कर रहा हूं। ये ही गॉट आपको कोई भी एक्शन नहीं दिखा रहा, एक्शन तो यहां हो रहा है राइट अ लेटर या रिटन अ लेटर। बात समझने की कोशिश करो। अब ये जो टू राइट था, इसी टू राइट को मैंने यहां पे किस में कन्वर्ट किया भाई, रिटन में कन्वर्ट किया। क्लियर है भाई सब। मैं कह रहा हूं कि यहां पे कोई भी एक्शन नहीं है, यहां एक्शन नहीं है। और आपको मैंने एक्टिव पैसिव में बताया कि जहां एक्शन नहीं होता है तो वहां पे एज इट इज हम रखते हैं। ये आपको मैंने वॉइस में बहुत अच्छे से समझाया। जिन्होंने वॉइस नहीं रिवीजन किया जाके रिवीजन करो। तो यहां पे ये कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, इसलिए इसको एज इट इज रहने दिया गया। बात समझ में आ गई। और जहां एक्शन लिखने की हो रही थी वहां पे मैंने
मेन वर्ब का फाइनाइट वर्ब का जो है पैसिव फॉर्म चेंज करके लिखा। क्लियर है भाई साहब? अब इसी पे समझते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक कन्वर्जन करके दिखाइए। चलिए, वह मुझसे पत्र लिखवाएगी, सी विल गेट मी टू राइट अ लेटर। इसका पैसिव बनाइए। आ जाइए। अब मैं इसे बनाता हूं और देखता हूं कि किनका किनका करेक्ट हुआ है। थोड़ा सा रूबरू होइए और गौर फरमाइए। पहले तो सी विल गेट, आप जान रहे कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसे एज इट इज रख देते हैं। ठीक है भाई, सब पैसिव वॉइस अपन बना रहे हैं। ये ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है। तो सी विल गेट का यूज तो हम कर दिए। अब सी विल गेट का यूज हम कर दिए, उसके बाद क्या लिखे? सी विल गेट मी। कुछ नहीं करना था, जैसे था एज इट इज लिख दिए, सी विल गेट मी। अब आपको याद रखना है कि सर यहां पे जैसे ही आपने मी कर दिया, जैसे ही आपने मी कर दिया, चीजें क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि यहां पे मी तो आप फिर से जान रहे कि डूअर है, ऑब्जेक्ट आपका कौन है? लेटर है। तो यहां से आपको इस मी को हटाना होगा और फिर से जो ऑब्जेक्ट है उसे लेके आना होगा। तो क्या होगा? शी विल गेट अ लेटर, शी विल गेट अ लेटर। उसके बाद ये आपका 2+V1 है, इसी को आपको थर्ड फॉर्म में यूज करना है। तो क्या करेंगे? शी विल गेट अ लेटर रिटन अब बाय, अब मी है तुम्हारा, यही डूअर था, तो बाय मी। कंफ्यूजन में मत आना कि शी का हर कर देना। अगर शी का हर कर दोगे तो भाई साहब अपराध हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है यहां तक? चलो बहुत अच्छे। इसी कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज होने वाला जो टर्म है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। दैट इज हैव। ये बहुत ही कमाल का सीन यहां पे देगा आपके सामने। दो बातें यहां भी आएंगी, एक्टिव वॉइस और आपके सामने पैसिव वॉइस आएंगे। अब क्या एक्टिव वॉइस और क्या पैसिव वॉइस किस तरीके से काम करेगा, उसे हम लोग समझते हैं। इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। ठीक है भाई साहब? यहां पे एक्टिव वॉइस के बाद जो भी चीजें होंगी, बेसिकली आपको देखने में ये ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? ये अपने आप में डूअर होता है। इसे हमें ध्यान में समझने की कोशिश करना है। और जैसे ही डूअर होता है तो इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ये दिमाग में थोड़ा सा रखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ठीक है भाई साहब? यहां पे पैसिव वॉइस के बाद जो भी चीजें रहती हैं वो नॉन डूअर होती है, ये आपको मालूम है। ठीक है? अब ये जब नॉन डूअर हमारे सामने दिख रहा है, नॉन डूअर दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेफर करते हैं, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा। ये आपका नॉन डूअर का केस है। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल पे समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान देना सारे लोग। कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक है भाई साहब? जरा दोनों सेंटेंसेस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है। ये आपको धीरे धीरे और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी और किस तरीके से पॉजिटिव काम कर रहा है। हम लोग फर्स्ट सेंटेंस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सारे लोग यहां फोकस हो जाइए। जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस में, तो आपको दिख रहा है आई हैव। यहां पे तो कोई आपको एक्शन नहीं दिख रहा है, तो एज इट इज है, पोजीशन है।
मतलब कि कौन है मेरे पास, कौन है, सुमन है जो मेरे कार को धोएगा। आई हैव सुमन वॉश माई कार, मतलब सुमन है कार धोने के लिए, आपकी जरूरत नहीं है। तो अब जरा देखो कि यहाँ पे ये जो सुमन है बेसिकली ये डूअर है या नॉन डूअर। तो आप सीधा बोलेंगे कि सर ये तो एकदम स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है, ये तो स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है कि ये तो डूअर है। और जब ये डूअर है तो हम आगे क्या यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। चाहे ये सिंगुलर है प्लुरल है डजेंट मैटर, हमारा यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव ही आ रहा है। आई हैव सुमन वॉश माई कार। अब कायदे से एक बात समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु ये जो माई कार था बेसिकली ये आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट बना है, तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा के हम लाएंगे। ये तो यहाँ पे ये तो जीरो एक्शन है, इसे मैंने कहा यहां जीरो एक्शन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है भाई साहब। तो उस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहां पे ले आया, ठीक है। अब ये यहां पे बन गया नॉन डूअर, एनडी है। बात समझिएगा, पहले भी एनडी था लेकिन अब सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इतने दूर के पैसिव वाले पार्ट में ये सब्जेक्ट बन गया। माई कार के बाद हमें नॉन डूअर था तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया। तो आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया। उसके बाद पैसिव में बाई प्लस एजेंट का यूज किया जाता है, तो बाई प्लस एजेंट का यूज कर दिया गया। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, लेकिन पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में करेक्ट है और दूसरा सेंटेंस किसमें करेक्ट है, पैसिव वॉइस में करेक्ट है। क्लियर है भाई साहब। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसे जल्दी से लिखिए। इसके बाद वर्ब का जो लास्ट सेक्शन है एडवांस वर्ब का, मॉडल्स, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, उसके यूजेस को हम लोग समझेंगे और उसके बाद फिर आगे